हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राघवेंद्र मिश्रा MBBS SMC बहराइच सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म प्री मेडिको। इस चैनल पर हम आपको रैपिड स्नैपशॉट रिवीजन करा रहे हैं NCERT से। आज हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कल हमने पढ़ाया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उस वीडियो को देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है प्री मेडिको के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उससे रिलेट करेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता कि इस चैप्टर को पढ़ें कैसे। इतना ज्यादा लेंथी चैप्टर है, NCERT है, लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो मेरे साथ चलिए शुरू करते हैं आज इस चैप्टर को। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आप एकदम ध्यान से पढ़ाई करिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो स्टार्टिंग है वो कुछ क्वेश्चंस पूछती है NCERT। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्यों? क्योंकि उनसे हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पॉलन ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो कि हमारे फायदे में, ह्यूमन वेलफेयर में यूज होती हैं। तो NCERT कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछती है जो कि जवाब देना ना देना आपकी मर्जी है। और इस पेज में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पेज का। क्या कहता है? ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, जिस प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। A look at the diversity of structures of the inflorescences, flowers and fluoroplast shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end products of the, क्या कहता है, ensure formation of the end products of the sexual reproduction। और end product क्या होगा? फ्रूट होगा और सीड होगा। क्या होगा इन प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? प्लांट्स में फ्रूट्स होंगे और सीड्स होंगे। दोनों हमारे काम आते हैं, हम दोनों चीज लेते हैं। फ्रूट्स हम खाते हैं, सीड्स हम यूज करते हैं बहुत सारी चीजों में। अब हम शुरू करते हैं फ्लावर के डेफिनेशन के साथ। क्या फ्लावर क्या है? अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। हम मेनली क्या कहते हैं? फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम ऑफ इमेमोरियल। मतलब हमारा फैसिनेटिंग रिलेशनशिप है किसके साथ? फ्लावर्स के साथ। फ्लावर्स आर सब्जेक्ट्स ऑफ aesthetic, ornamental, social, religious, cultural value, as they have always been used for symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning। कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है तब हम फ्लावर उनको गिफ्ट करते हैं कि एज अ ग्रीफ। और किसी को अगर हम प्रपोज करने जाते हैं, किसी लड़की को प्रपोज करते हैं, तो हम फ्लावर देते हैं, रेड फ्लावर देते हैं ताकि वो इम्प्रेस हो जाए हमसे। तो फ्लावर का बहुत सारा काम होता है। हैप्पीनेस, जब हम खुश होते हैं तब भी हम फ्लावर देते हैं। बहुत सारे, मेनली हम गुलाब का फूल देते हैं जब प्रपोज करने जाते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया होगा। अब हम देखते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का। इसमें देखिए, ये नीचे तरफ क्या है? ओवरी है। क्या है? ओवरी है। ये क्या है? सेपल है। और ये फिलामेंट, जो मेल गैमीट का पूरा पार्ट होगा, ये फिलामेंट है। और ये फीमेल पार्ट का है। ये स्टिग्मा हो गया, यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन आके गिरता है। ये स्टाइल हो गया थ्रू विच पॉलन ग्रेन पास करता है। और ओवरी जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। और ये क्या हो गया? मेल पार्ट है, एंथर। और ये हो गया फ्लावर का पेटल। तो ये LS है। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो इसको हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमको कुछ ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देखना है इस पेज, इस लाइन में। अब आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिए क्या कहते हैं, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या क्या था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स? गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफर। तो उसी तरीके से इस चैप्टर में भी हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें 2 इवेंट हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम दोनों को बारी बारी पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफर। लेकिन उसके बारे में भी जानेंगे। इस चैप्टर में खास बात क्या है? हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has been taken place। यानी जब फ्लावरिंग हो रही है प्लांट में, उससे पहले ही डिसीजन लिया जा चुका है क्या? कि उसमें फ्लावर आएंगे। सेवरल हार्मोनल, देखिए इस लाइन को हम मार्क करते हैं। Several hormonal and structural changes are initiated
which led to differentiation and further development of floral primordium। क्या क्या चेंज आएगा? हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज मेनली इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्लावरिंग का डिसीजन ले चुका, तो उसके बाद प्लांट में क्या चेंज आएंगे? हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आएंगे, और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोर्डियम यानी फ्लावर से पहले की कंडीशन। इनफ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म्ड व्हिच बेयर द फ्लोरल बड। इसको हाईलाइट करते हैं, इस पेज की इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहता है? इनफ्लोरेसेंसेस फॉर्म्ड व्हिच बेयर फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। जो इन्फ्लोरेसेंसेस है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 में हमने पढ़ा होगा, इन्फ्लोरेसेंस आपने पढ़ा होगा। इन्फ्लोरेसेंस एज आर फॉर्म्ड व्हिच बियर फ्लोरल बड, वो फ्लोरल बड बियर करती है, और वो फिर बाद में फ्लावर्स बियर फ्लावर्स होते हैं उसमें। उसके बाद देखिए, इन द फ्लावर ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। एंड्रोसियम यानी मेल का, और गाइनोसियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यू विल रिकलेक्ट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ अ वॉल ऑफ स्टेमन्स, यानी देखो सिर्फ एक नहीं, बंच। ये बंच अगर हम एक पूरा बंच करें, ये पूरा अगर मेल गैमेट का बंच है स्टेमन्स का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ठीक है। और उसके अलावा अगर गाइनोसियम करें तो रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी मैंने बताया था ना, एंड्रोसियम क्या कर रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शो कर रहा है, और गाइनोसियम किसको कर रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अभी हमने एंड्रोसियम बोला, तो स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन सभी को पार्ट दिखा रहा है। पोलन ग्रेन जो बनेगा, जो वहां से ट्रांसफर होगा फीमेल में, तो क्या कहता है? ये एक डायग्राम है, पहले हम डायग्राम पे ध्यान दे देते हैं। अ टिपिकल स्टेमन, ठीक है, क्या है? ये स्टेमन है। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। क्या? एक लंबा पार्ट जो होता है फिलामेंट, ये पार्ट क्या है? ये जो पार्ट है ये फिलामेंट है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? फिलामेंट बोलेंगे। और ये क्या है? ये एंथर है, बाइलोब्ड होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है एंजियोस्पर्म्स में। ये क्या हो गया? एंथर हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया? नीचे वाला क्या हो गया? फिर से बताइए हमको। फिलामेंट हो गया। अब देखिए, लाइन ऑफ डेहिसेंस है ये एंथर, ये जो एंथर है ना, इसको हमने एक अच्छे से दिखाया है। तो ये पोलन सैक्स है जिसमें पोलन ग्रेन्स आएंगे, और ये अंदर पोलन ग्रेन, देखो ये पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन, और ये देखो लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। अब देखो इसमें पढ़ते हैं फिगर 2.2 जो हमने फिगर अभी बताया। 2 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन, जो स्टेमन है उसके 2 पार्ट हो गए। क्या? लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट कॉल्ड फिलामेंट, अभी बताया, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, अभी मैंने बोला ना, बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। एंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। द proximal end of the filament is attached to the thalamus और the petal of the flower। किससे अटैच होता है? थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर से अटैच होता है। क्या? फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? जो डिफरेंट लेंथ होती है, क्या होती है? द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। इफ यू वर, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हमको आते हैं अगली लाइन पे जहां पे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट जल्दी रिवीजन है, फास्ट ट्रैक रिवीजन है, रैपिड शॉर्ट है, तो इस वजह से जहां पे इंपॉर्टेंट है वो लाइन में बता रहा हूँ। द टिपिकल एंजियोस्पर्म्स एंथर इज बाइलोब्ड है, मैंने बताया, विथ ईच लोब हैविंग 2 थेका। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या? बाइलोब्ड है, और एक लोब में कितने थीका? 2 थीका, यानी डाइथेकस। एक लोब में 2 थेकस, बाइलोब्ड है तो 4 थेकस, हाँ, ठीक है। ऑफन और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है ये थीकस को डिवाइड कर देती है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द टीएस। हम टीएस दिखाएंगे। अ बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। क्या कहता है? बाइलोब्ड नेचर जो एंथर का है वो वेरी अलग है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर से। द एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। नीट का ये क्वेश्चन होता है। क्या? बाइलोब्ड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल
ऑप्शन में आपको दे देगा ट्रायंगुलर और भी बहुत सारे रेक्टेंगुलर, लेकिन आंसर क्या होगा? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर टू ईच इन लोब। यानी कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? 4। हमको ध्यान रखना है कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप इनटू द एंड बिकम पॉलन सैक्स। यानी माइक्रोस्पोरेंजिया, देखो ये जो पॉलन सैक्स है इस ये पहले क्या था? माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छा माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं मेल का है तो छोटा होगा, और मैक्रो मतलब फीमेल यानी बड़ी होगी। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि मेल में क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें चेंज हुआ? पॉलन सैक्स में। और पॉलन सैक्स किसमें? पॉलन ग्रेन्स में। तो देखो आगे क्या बोलता है? दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल्दो द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। इसमें पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक्स के अंदर पॉलन ग्रेन इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। कैसा होता है माइक्रोस्पोरेंजिया? सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज जनरली, देखो यहां से हमारा इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। क्या? इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। कितनी लेयर से? 4 लेयर से होती है। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। ऑप्शन आएगा बाहर से अंदर की लेयर्स बताइए, तो हमको क्या बताना है? एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। एपिडर्मिस क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। द आउटर थ्री लेयर कौन कौन से? एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डिस्टेंस ऑफ एंथर। देखो मैंने इस पे स्टार लगाया, 2 स्टार लगाया क्योंकि ये नीट का क्वेश्चन यहां से बनता है। द आउटर थ्री लेयर्स वो लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डिस्टेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन। पॉलन को डिस्टेंस में हेल्प करता है जब पॉलन ग्रेन रिलीज होना होता है। द इनर मोस्ट वॉल इज टेप्टम। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या? इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ये जो फंक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमको ध्यान रखना है। क्या? ये नरिश करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। सेल्स ऑफ द टेप्टम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। फिर से हमको एक इंपॉर्टेंट लाइन आई। क्या? हम देखते हैं। सेल्स ऑफ द टेप्टम possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus। यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्या? टेप्टम। टेप्टम कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ये बात हमको अच्छे से ध्यान रखनी है। कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और फिर देखो, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporangious tissue occupies the center of each microsporangium। क्या कहता है? when the anther is young, यानी नया नया है तो क्या होगा? a group of compactly arranged homogeneous cell, group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous टिश्यू। वो किसके होगा? सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा। अब आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या मतलब? पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट। एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट रखना है। कौन सा डिवीजन? मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी 1 से 4। याद रखना है, जब पॉलन ग्रेन के नंबर पूछता है ना, तब वहां पे बोल देगा कि इतनी स्पोरोजेनस टिश्यू है। मान लेते हैं 10 स्पोरोजिनस टिश्यू दे दिया, स्पोरोजिनस टिश्यू दे दिया। पूछेगा कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, तो 10 × 4। 1 से कितने? 4 बने तो कितने हो गए? 40। ये कैलकुलेशन हमको याद रखनी है, नीट में कभी कभी आ जाती है। अब देखो, अभी हमने बात की थी ना स्ट्रक्चर की बात की थी ना, तो देखो यंग एंथर के स्ट्रक्चर की देखो। माइक्रोस्पोरेंज आउटर लेयर कौन सी बात की थी? एपिडर्मिस। उसके बाद इंडोथीसियम। फिर किसकी बात की थी? मिडिल लेयर। हाँ, और लास्ट वाली टेप्टम। तो देखो उसी तरीके ये क्वेश्चन नीट में आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये डायग्राम आ जाता है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस आउटर लेयर है, ठीक है। फिर इंडोथीसियम आ गई, फिर टेप्टम सबसे अंदर वाली, मिडिल लेयर। ये तीनों कैसी थी? प्रोटेक्टिव इन द फंक्शन। यानी अगर हम नंबर दें 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 ये कैसे हो जाएंगी? प्रोटेक्टिव। चौथी कौन सी है? टेप्टम। टेप्टम कैसे होगी? नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी। नरिशमेंट क्या प्रोवाइड कराएगी? नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। और ये अंदर क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके अलावा स्पोरोजिनस टिश्यू है। अभी हमने बात की थी ना, हर एक के सेंटर में एक स्पोरोजिनस
एक स्पोरोजिनस टिश्यू आएगा ना, देखो व्हेन एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब इसका देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस बाहर की लेयर, देन इंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जहां से बनेगा एमएमसी। हाँ एमएमसी है, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और लास्ट इंटरनल लेयर कौन सी हो जाएगी, टेप्टम। ये पॉलन ग्रेन से देखो अंदर डेवलपमेंट हो रहा है पॉलन ग्रेन का, ये जो देखो ये सारी चीजें। तो इसके बाद क्या कहता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया। अब देखो एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, एक माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू से एक माइक्रोस्पोर टेट्राड। ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन और एमएमसी, बोला ना, ईच इज वन इज पोटेंशियल पॉलन, यानी वो पॉलन ग्रेन बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक चीज हमको याद रखनी है, किस प्रोसेस से बना रहा है, मियोसिस से। किस प्रोसेस से बना रहा है, मियोसिस से बना रहा है, ये लाइन हमको भूलनी नहीं है। किस प्रोसेस से बना रहा है, मियोसिस से। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड अरेंज इनटू क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, माइक्रोस्पोर टेट्राड, cluster of 4 cells. Then as the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate each other and develop into pollen grains. किसमें बन जाएगा, pollen grains। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पॉलन मदर सेल है, वो अरेंज हो जाएगी माइक्रोस्पोर टेट्राड में, माइक्रोस्पोर टेट्राड में, और यहां से क्या बन जाएगा, पॉलन ग्रेन। तो देख रहे हैं इस तरीके से ये होगा। ठीक है, इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का पूछ लेगा ना, तो ये कैसे हो जाएगा, एन हो जाएगा। पॉलन मदर सेल कैसा है, 2n है। ठीक है, inside each microsporangium several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। क्या बोलता है, inside each microsporangium several thousands of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। अब बात करते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीट के रिलेटेड अभी आएगा, मैं आपको बताऊंगा कहां से क्वेश्चन आता है। द पॉलन ग्रेन्स आर रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट। इफ यू टच द, ये इसके बारे में बता रहा है कैसा होता है देखने में। देखिए ये है सब पॉलन ग्रेन है, इसके स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं कि ये पूछ लेता है कि ये पॉलन ग्रेन वगैरह है। अब देखो नीट का क्वेश्चन कहां से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, इन्हीं सब लाइनों से आता है। देखो क्या लाइन है, पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कभी कभी वो 50 से 100 दे देगा ऑप्शन में, 100 से 150 दे देगा, 25 से 50 दे देगा माइक्रोमीटर, और 5 से 10 मीटर दे देगा। ये माइक्रोमीटर है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 25 से 50। याद रखना है कितना साइज होता है, 25 से 50 इन डायमीटर। इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। यानी देखो ये पॉलन ग्रेन हुआ ना, चलो ये पॉलन ग्रेन मान लेते हैं, तो इसकी 2 लेयर होगी। कौन कौन सी, पहली लेयर जो होगी एक ऐसे, ठीक है, और दूसरी लेयर हम दिखा देते हैं येलो से, ये, हाँ, तो ये 2 लेयर हो गई। तो क्या कहता है, द हार्ड आउटर लेयर इज एक्साइन। ये कौन सी लेयर हो गई, एक्साइन की, एक्साइन। हाँ, तो इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। नीट का क्वेश्चन है ये, क्या जो आउटर एक्साइन है वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। टूटने से भी नहीं टूटता। इट कैन विटनेस हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि यही सेम टू सेम नीट में आ जाती है। और ये भी पूछ लेता कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी डिग्रेड नहीं होता, कोई भी एंजाइम नहीं डिग्रेड कर सकता, स्पोरोपोलेनिन। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फॉर नोन। तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमको पहले पूछ लेगा कौन सा है, एक्साइन की लेयर किससे बनी है, स्पोरोपोलेनिन, और वो डिग्रेड होगा, नहीं होगा, ना कोई एसिड ना कोई एल्कली, कुछ उसको नहीं कर सकता। हाँ, पॉलन ग्रेन एंड एक्साइन हैज प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड जंप पोर। यहाँ पे ना कहीं कहीं पे ऐसे छेद होगा, क्या होगा, छेद होगा, तो उसको हम बोलते हैं जंप पोर्स। वेयर स्पोरोपोलेनिन स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, यानी पूरी तरह से ये पूरी लेयर नहीं बनी होती। अगर हम पूरी लेयर देखें, ये पूरी लेयर नहीं होगी, बीच बीच में
गैप होगा, गैप को हम क्या बोलेंगे, जंप पोर बोलेंगे। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं वो तो इंपॉर्टेंट है ही। क्या बोलता है, पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है, इस वजह से इसको फॉसिल्स की तरह हम प्रिजर्व करते हैं। द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। एक्साइन कैसा करता है, एग्जिबिट्स फैसिनेटिंग एरे एंड ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। हाँ, उसके बाद देखो, द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। ये जो इनर लेयर है, ये वाली लेयर जो है मैंने बनाई थी, इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। इसमें कोई गैप नहीं होता, इसमें कोई जंप नहीं होगा, ठीक है। It is thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. Very important line है, क्यों, क्योंकि ये भी पूछ लेता है कि किसका बना होता है, तो हमको क्या बताना है, cellulose and pectin. The cytoplasm of the pollen grain is surrounded by plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains two walls. दो वॉल आ जाएगी, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जब मैच्योर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैच्योर हो जाएगा तो कौन सी लेयर आएगी, दो लेयर आएगी, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज प्रोमिनेंट फूड रिजर्व एंड लार्जली इरेगुलर शेप है। वेजिटेटिव सेल यानी ये खाना प्रोवाइड कराएगा, और जो फूड रिजर्व होगा लार्जली इरेगुलर शेप्ड होगा, और जनरेटिव सेल होगा इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। यानी देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये देखो वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। ये जो वेजिटेटिव सेल के ही प्लाज्मा में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और कैसा स्ट्रक्चर है, स्पिंडल शेप्ड है, और इसका कैसा था, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है। देखो स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल के पास कितना न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है। अब देखो फिर से एक इंपॉर्टेंट लाइन, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म pollen grains are shed at this two celled stage। नहीं, वेजिटेटिव सेल स्टेज और जनरेटिव सेल स्टेज, यही दो स्टेज में 60%, ओवर 60% में ये शेड हो जाता है। लेकिन अब बचा क्या, और दो बचे हैं ना, मतलब 40% बचे हैं ना, तो वो क्या होंगे, इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली। कौन सा जनरेट होता है, वेजिटेटिव तो फूड रिजर्व था, जनरेटिव सेल था वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वो रहता है, तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो यानी ये जो जनरेटिव सेल है ये माइटोटिक डिवीजन होगा, और यहाँ से दो सेल बन जाएंगे, और ये कितने सेल स्टेज हो जाएगी, 3 सेल्ड स्टेज। 3 सेल्ड स्टेज ओवर 60% में कितने पे आता है, 2 सेल्ड स्टेज में आता है। ये कितना, लेस देन 40% में, कितने में, लेस देन 40% में। give rise to 2 male gamete before pollen grains are shed, यानी 3 celled stage। हाँ, और देखो ACP234 एक ट्रिक है मैं आपको दे रहा हूं, क्या, एंजियोस्पर्म मेनली मैक्सिमम कितना होता है, 60% है 2 सेल्ड स्टेज में, ठीक है। साइकस 3 सेल्ड स्टेज में, और पाइनस 4 सेल्ड स्टेज में सेड होता है जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा। तो हमको याद कैसे करना है, ACP 234 या फिर ACP 234, ठीक है। ये आपको याद रखना, कभी कभी नीट में आ जाता है। pollen grains of many species cause several allergies and bronchial affections in some people, often leading to chronic respiratory disorders, asthma and bronchitis। कभी कभी किसी को एलर्जी होती है, तो जो जैसे pollen grain इनहेल करेगा तो उसको स्नीजिंग आने लगेगी, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसलिए कहता है ऑफ मेनी स्पीसीज, pollen grains ऑफ मेनी स्पीसीज, सभी फ्लावर्स के नहीं, बहुत सारी स्पीसीज के, वो क्या कहते हैं, सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis. It may be mentioned that Parthenium, very important है, Parthenium or carrot grass that came in India as the contaminant with its important weight has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। कौन कौन सा, पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, ये क्या इंडिया में आई, वीट के साथ, जो गेहूं था उसके साथ आई, बट इन्होंने एलर्जी कॉज की, और बहुत ज्यादा एलर्जी कॉज करते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। देखो फ्लावर्स हमको सब कुछ देता है, प्लांट जो होता है सब कुछ, उसका फ्रूट भी खाते हैं, सीड भी खाते हैं, पॉलन ग्रेन भी खाते हैं, और पॉलन ग्रेन बहुत न्यूट्रिएंट में होता है। इट हैज बिकम अ फैशन in recent years to use pollen tablets as food supplements. In Western countries, a large number of pollen products in form of tablets and syrups, किसमें, tablets of syrups के form में, are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athlete and race horses। किसके,
परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है एथलीट्स के और रिसोर्सेज के। देखो ये टैबलेट्स हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, व्हेन वंस दे आर सेड, pollen grains गिर गया मेल गैमेट से, मतलब बाहर आ गया, तो क्या है, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। देखो हम देखो ये हो गया, ये फीमेल का हो गया, तो ये क्या है, स्टिग्मा, ये pollen grain है। अगर हमको ब्रिंग आउट फर्टिलाइजेशन करना है ना, इसको यहां पे जाना पड़ेगा। ये स्टाइल है और ये ओवरी है, तो ये यहां पे जब आ जाएगा तो ये धीरे धीरे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है, द पीरियड फॉर विच pollen grains remain viable is highly variable in some extent depends upon the prevailing temperature and humidity। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, कितनी देर वो एक्टिव रहेगा, कितनी देर उसकी कैपेबिलिटी है कि वो फर्टिलाइजेशन कॉज कर सकता है। तो देखो इन सम सीरियल्स एंड सच एज राइस एंड व्हीट pollen grains lose viability within 30 मिनट ऑफ द रिलीज, यानी जैसे शेड हुआ उसके 30 मिनट बाद अगर वो फर्टिलाइजेशन ब्रिंग आउट नहीं करता तो उसकी वाइबिलिटी लूज हो जाएगी। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोसेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, यानी एल देखो LRS, SLR, इसमें कितने होगी, अप टू मंथ्स, इसकी वाइबिलिटी अप टू मंथ्स होगी, यानी सोलेनेसी, लेगुमिनेसी और रोसेसी, ठीक है। दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर फ्यू मंथ्स। यू मे हैव, देखो अब हम किसमें pollen grains को स्टोर करते हैं, स्टोर pollen grains हैव लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। ये भी नीट क्वेश्चन है, ये किस ईयर का क्वेश्चन है जानते हैं आप लोग, नीट 2018 का ये क्वेश्चन है। क्या कि ये हमको pollen grains किसमें हम स्टोर करते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड। सच स्टोर pollen grain कैन बी यूज्ड एज pollen banks सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। अब आते हैं, देखो हम मेल के बारे में पढ़ चुके हैं, अब फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, अभी माइक्रोस्पोरेंजियम की बात किया था, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी मेल, छोटा सा बच्चा सा, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम डोमिनेंट ओव्यूल, फीमेल गैमेटोफाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, ओवरी नहीं, ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है ना, और एम्ब्रायो सैक, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, हमने अभी पढ़ा हुआ था। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पेलरी, कैसा, सिंगल पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलरी, अगर मोर देन वन है तो मल्टीकार्पेलरी, ठीक है। फिर when they are more than one, the pistil may be fused, syncarpus, और they may be free apocarpus, ठीक है। each pistil has 3 parts, 3 पार्ट होंगे। अभी मैंने बताया, देखो ये देखो स्टिग्मा, इसको हम डोनेट कर देते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा और स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अच्छा, ये जो सिनकार्पस है और एपोकार्पस है, इसका एक ये है, ये जो है ये ट्रिक है, ये ट्रिक मैंने पढ़ाई हुई है चैप्टर नंबर 5 11th क्लास में, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उस चैप्टर में। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, stigma, style and ovary. Stigma serves as landing platform of the pollen grains. The style is elongated slender part beneath the stigma. The basal bulb part is ovary. Inside the ovary, the ovarian locule. Very important. क्या कहता है, ovarian locule होता है। ये जो ovary है इसके अंदर क्या होगा, ओवेरियन लॉक्यूल होगा, है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ठीक है। लॉक्यूल या उसमें कौन होता है, प्लेसेंटा होता है, ठीक है। क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन यू स्टडीड इन क्लास 11th, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो ये स्ट्रक्चर आ गए, तो हम पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है क्या, स्टिग्मा, स्टाइल, और नीचे जाएंगे तो ओवरी आ जाएगा। नीचे का पार्ट जो होता है थैलमस, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। तो देखिए क्लियर हो गया है, ओवरी, देखिए ओवरी है। इसी अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जानते हैं नीट के रिलेटेड, ये वाला है। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, सारी लेबलिंग याद होनी चाहिए जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कहाँ पे क्या है। चलाजल एंड, माइक्रोपाइलिंड, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट, न्यूसेलस, न्यूसेलस कैसा होता है, 2n होता है ना, एम्ब्रायोसैक,
फ्यूनिकिल, माइक्रोपाइल, हाइलम, इसको हमको स्ट्रक्चर याद करना है। देखो हमको इमेजिनेशन में ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है, तो हम इसको इमेजिनेशन के थ्रू करना है। किसके थ्रू करना है? इमेजिनेशन के थ्रू करना है, तो वो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा किसके अंदर था? लॉक्यूल के अंदर था, यानी प्लेसेंटल ओवेरियन कैविटी के अंदर था। तो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली नोन एज ओव्यूल। यही क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1, वीट, पैडी, मैंगो। इसको हमको राइम में याद करना है। क्या? नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी, एक, वीट, मैंगो, पैडी। हाँ, वीट, पैडी, मैंगो। और मैनी, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, ये क्वेश्चन नीट में आता है। ठीक है, अब मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल। The ovule is a small structure attached to the placenta by stalk of the stalk called funicle। देखो फ्यूनिकल से अटैच होता है। ठीक है, किससे अटैच होता है? फ्यूनिकल से। उसके अलावा देखो, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम के रीजन में ये फ्यूज करती है। किस रीजन में फ्यूज करती है? हाइलम के रीजन में। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। क्या कहता है? हाइलम जो है वो जंक्शन है किसके बीच में? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। ये पेज पूरा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं कहा था ना कि चैप्टर नंबर 2 हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 क्वेश्चन देके जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच ओव्यूल हैज one or two protective envelopes called integuments. Outer integument, inner integument. Integument encircle the nucellus except at the tip where the small opening called micropyle. सबको करेगा लेकिन ऊपर थोड़ा सा खोल देगा यहाँ पे, क्योंकि जरूरतें हैं। जरूरतें क्या है दिखाते हैं, अभी आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। Is organized opposite to the micropylar end is the chalazal end representing the basal part of the ovule. अभी हमने पढ़ा था ना, जो chalazal end है, ये चलाजल एंड, ये क्या होता है? बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। क्या कहता है? इसके अंदर जो होगा ना, इसके अंदर ये एक सॉरी, यहाँ पे जो है ये जो ये फीमेल गैमेटोफाइट नहीं होगा, मैंने पीछे पहले भी बताया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो न्यूसेलस है उसको फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है, वो होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। Enclosed within the integument is a mass of cells called nucellus. Cells of the nucellus has abundant food reserve. Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. तो क्या होता है? embryo sac को बोलते हैं, embryo शैक को बोलते हैं। जो मेगास्पोरेंजियम था वो पूरा स्ट्रक्चर था, उसके अंदर एम्ब्रायो सैक होता है, उसको फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रायो सैक formed from a megaspore. Very important line है, क्या कहता है? An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. ठीक है, ये हमको याद रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं। क्या कहता है? मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे भी एमएमसी है, एमएमसी, और ये फीमेल का है तो मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि मेगास्पोर है तो मेगास्पोरोजेनेसिस से हुआ, और कॉर्ड कहते हैं और इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मदर सेल एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रिंग। किस रीजन में? माइक्रोपाइलर रीजन में या माइक्रोपाइलर एंड में। देखो एनसीईआरटी हमको डायग्राम देती है, ये पूरा डेवलपमेंट है। क्या है? डेवलपमेंट है मेगास्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, ये एमएमसी है। ठीक है, यहाँ पे पहला फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डायट बना, मेगास्पोर मदर सेल था, मेगास्पोर डायट बना, और देन मेगास्पोर टेट्राड बन गया। ये हमको ध्यान रखना है। अब देखो ये स्ट्रक्चर हमको याद रखना है, नीट के रिलेटेड है। सिनर्जिड, एंटीपोडल्स, हाँ, और एग हो गया, सेंट्रल सेल हो गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगा। चलेजल एंड की तरफ क्या होगा? एंटीपोडल्स होंगे। ठीक है, चलेजल एंड यानी बेसल पार्ट। देखो यहाँ ऊपर दिखा है, लेकिन ये क्या था? बेसल रीजन था, बेसल एंड था। एंटीपोडल कितने हो जाएंगे? 3 काउंट में हो जाएंगे। पोलर न्यूक्लियाई कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एग कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिनर्जिड की तरफ है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, 2 हो जाएंगे काउंट में। फिलिफॉर्म अपरेटस भी होता है। अगर स्ट्रक्चर आया और दिखाया तो यहां से हम पहचान लेंगे क्या है ये? फिलिफॉर्म अपरेटस है। फिलिफॉर्म अपरेटस से हम पहचान लेंगे किसका? माइक्रोपाइलर एंड का और सिनर्जिड की प्रेजेंस का। ठीक है,
अब देखो, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। कौन कौन? यहाँ पे देखिए मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या कहता है, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। एमएमसी किस में जाता है? मियोटिक डिवीजन में जाता है। और क्या बनाता है? 4 मेगास्पोर्स। जब आप एमसीक्यू करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, कितने मेगास्पोर? 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शन, यानी 4 थे, 4 में से 3 जो हैं वो क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। और कितने फंक्शनल रहेंगे? एक ही फंक्शनल रहेगा, एक ही फंक्शनल रहेगा। कितने फंक्शनल रहेंगे? एक फंक्शनल रहेगा। While the other 3 degenerate, only the functional megaspore develop into female gametophyte या फिर एम्ब्रायोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। क्या? In a majority of flowering plant, one of the megaspore is functional, while the other 3 degenerate. Only the functional megaspore develop into the female gametophyte या फिर embryosac. This method of embryosac form is called monosporic development. एंजियोस्पर्म्स की खासियत होती है, ये दिखाता है ना, क्या बोला? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है? 4 बने, 4 में से 3 डीजनरेट हो गए, सिर्फ एक फंक्शनल रहा, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया प्रोसेस। हम पोलॉइडी की बात करेंगे। पोलॉइडी जैसे न्यूसेलस हो गया, इसका 2n हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, और फीमेल गैमेटोफाइट n हो जाएगा। ये नीट का क्वेश्चन है, न्यूसेलस, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस कैसे प्रोसेस होता है, डिवाइड कैसे होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है ना। तो द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। फंक्शनल मेगास्पोर कैसे होगा? माइटोटिकली डिवाइड होगा टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट साइड। डिवाइड हुआ और एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइड, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसाइट। किसका? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसाइट बनाएगा। 2 more sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleus। यानी 1 से 2, 2 से 4, डायड, टेट्राड और 8 न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ठीक है। कितने न्यूक्लियस हो गए? 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे of the embryo sac. It is interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear। यानी फ्री न्यूक्लियर जानते हो क्या होता है? यानी न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा, तो फ्री न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। यानी देखो, सेल वॉल फॉर्मेशन है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा, तो सेल वॉल नहीं बन रहे, ठीक है। आफ्टर द 8 न्यूक्लियस स्टेज, सेल वॉल्स आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और embryo sac. Observe the distribution of the cell inside the embryo sac organized into the cells. 6 of the 8 nucleus are surrounded by cell walls organized into cells. कितने? 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and the organized into cells. The remaining 2 nuclei called polar nuclei situated below the apparatus in the large central cell. एक large central cell होगी, ठीक है, और इसके अंदर हो जाएगा 2। ये तो यहाँ पे कितनी सेल आ गई? सिर्फ एक ही सेल तो आई, यानी जो कंडीशन आ गई हमारे पास वो क्या आ गई? 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड। तो इसीलिए फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। देखो, एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक एट द मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ characteristic distribution of the cells within the embryo sac. These 3 cells are grouped together at the micropylarine and constitute egg apparatus, ठीक है, egg apparatus करता है। The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. The synergids have a special cellular thickness at the micropylarine called filiform apparatus। अभी हमने दिखाया था ना स्ट्रक्चर, तो filiform apparatus होता है which plays an important role in the guiding the pollen grain। जैसे pollen grain आ रहा है तो गाइड करेगा, क्या करेगा? गाइड करेगा। हमको कोई गाइड करता है, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, तो उसी तरह जो होता है ये फिलोफॉर्म एपरेटस होता है, ये भी गाइड करता है पॉलन ट्यूब्स को कि वो सिनर्जिड में आसानी से जाएं और फर्टिलाइजेशन हो जाए। 3 cells at the chalazal end are called antipodal. 3 cells are at chalazal end are called
एंटीपोडल्स, क्या बोलते हैं एंटीपोडल। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक एट मैच्योरिटी थ्रू दो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर। कितना होता है? 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहां तक पढ़ लेते हैं। अब देखिए इस लेक्चर में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, रैपिड स्नैपशॉट रिवीजन, उसमें मैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स बताऊंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 2 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। कितने? 2 से 4 क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से पढ़ना, एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ना है और ध्यान रखना है कि हर एक पॉइंट छूटे ना, कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन ना छूटे। और अगर इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या नाम है इसका? प्रीमेडिको। कमेंट करिए कैसा मैं पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। रैपिड स्नैपशॉट रिवीजन है, 1 महीना बचा हुआ 2020 नीट के लिए, और जो नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक गाइडिंग है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है नीट के एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। आपको एकदम ऐसे फराटेदार नहीं पढ़ना, समझ समझ के पढ़ना है। एमसीक्यू कहां से बनते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं, आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। बट आप शेयर करिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कराइए। और अगर आपको प्री मेडिको का ऐप चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिए और उससे पढ़िए। उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग तरीके से पढ़ाई गई है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगला लेक्चर कुछ ही देर में आएगा। थैंक यू।